पिछले दिनों प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बार बार ये दोहराया है कि वो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक सुधार बहुत ज़ोर शोर से लागू करेंगे और उन सुधारों की कोई रूपरेखा उन्होंने बहुत विस्तार से तो नहीं बताई, लेकिन जो कुछ वो अब कर रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि सुधारों का जो रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है उस पर अनेक अर्थशास्त्रियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने और आर्थिक और सामाजिक समूहों ने प्रश्न चिन्ह लगाए। उदाहरण के लिए जो सरकार इस समय अपने सुधार का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन कर रही है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी जर्मनी और ब्रुसेल्स में होने वाले वार्ता में बहुत ज़ोर शोर से भाग ले रहे हैं और वो बिना संसद को भरोसे में लिए, बिना इस देश के सभी भागीदारों, स्टेक होल्डर्स से बात किए वो यूरोपियन यूनियन से मुक्त व्यापार समझौता वार्ता करने के लिए गए हुए हैं या जाने वाले। हाँ, तो पहले जर्मनी जाएंगे, वहाँ से ब्रुसेल्स जाएंगे। अब ये एक उनका सुधार का रास्ता है। देश की अर्थव्यवस्था वैसे ही पीलियाग्रस्त है, ब्लीड कर रही है। अब उसमें जो ये नया एक और सुधार का इंजेक्शन देने जा रहे हैं, उससे ये अर्थव्यवस्था और दुर्बल होगी, कमज़ोर होगी और देश के हितों के विपरीत होगी। ये केवल कोई विचारधाराओं का सवाल नहीं, उनके बावजूद भी कोई लेफ्टिस्ट हो सकता है, कोई समाजवादी हो सकता है, कोई कैपिटलिस्ट हो सकता है, कोई बिना विचार का भी हो सकता है, लेकिन जो देश के हित हैं, जो मेरिट है, उसके आधार पर हम विचार करना चाहते हैं। तो ये जो अभी समझौते की रूपरेखा जो सुनने में आई है, इन्होंने बताई नहीं है किन शर्तों पर समझौता करेंगे, उसका कोई खुलासा नहीं किया है, संसद को नहीं बताया है, कमेटियों को नहीं बताया है, बहस तो सवाल ही नहीं है उस पर होने की। लेकिन जो कुछ छन छन के समाचार आ रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था को ख़राब करने वाले हैं। इस सरकार ने बहुत सारे FTAs किए हुए हैं और दुनिया भर में 350-400 के लगभग मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं, लेकिन ये बात देखने की है कि वो समझौते बराबरी के देशों में हैं या एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाले तथाकथित विकसित देश में और एक कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाले, जिसे आप आजकल विकासशील बोलते हैं, डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, उसके बीच में है। अंकटाड की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि ये जो ऐसे समझौते हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ उस वाक्य को, द गेन्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम इम्प्रूव्ड मार्केट एक्सेस थ्रू FTAs are not guaranteed and may be short-lived, but the loss of policy space is certain. ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे समझौतों में जो धनी और गरीब देशों के बीच में होते हैं, मुक्त व्यापार समझौते, उसमें कोई फ़ायदा हो ही गरीब देश का, लेकिन अगर है भी तो वो बहुत अल्पजीवी होगा, वो बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं है। उसके बावजूद अगर टिक भी गया थोड़ा बहुत, तो जो पॉलिसी स्पेस है, माने जो वो गरीब देश है
वो अपनी नीतियों के निर्धारण में, अपने कानून बनाने के मामले में जो उसका अधिकार था, जो उसकी स्वायत्तता थी, जो उसका स्पेस था, वो ख़त्म हो जाता है। मैं आगे बताऊंगा अभी कैसे ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये अंकटाड की स्वयं की रिपोर्ट है जो सावधान कर रहा है कि ऐसे समझौते कैसे करने चाहिए। अब आप देखिए कि होगा क्या जब ये एफटीए की जो शर्त हम सुन रहे हैं उसमें जो खेती वाले मामले हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस हैं, वो हमारे लिए बहुत मुसीबत तलब होंगे, उसके क्षेत्र के समझौते, क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं खेती का सामान, कृषि उत्पाद, और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके आधार पर देखा जाए तो ये पता लगेगा कि हमारा जो ये एक्सपोर्ट है इसकी तादाद ये है कि 69% जो हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हैं और 65% जो हमारे नॉन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हैं वो यूरोपियन मार्केट्स में बिना ड्यूटी के आज भी मौजूद हैं। उन पर या तो ड्यूटी है ही नहीं या है तो बहुत कम है। तो इतनी बड़ी मात्रा में हमको वहाँ से फ़ायदा मिला ही हुआ है। और उनका जो एक्सपोर्ट हमारे यहाँ आ रहा है अभी तक, उसमें 6% हमारा इंपोर्ट जो उनसे होता है उस पर ड्यूटी लगती। तो एक तरह से हम उनके लिए तो ज़्यादा फ़ायदा देंगे ना, क्योंकि उनका 94% हम खोल देंगे और हमारा बहुत थोड़ा खुलेगा। तो ये इस बारे में बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है कि इसका बुनियादी फ़ायदा उन्हें मिलेगा और स्थायी रूप में मिलता रहेगा, क्योंकि उनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत सस्ता होता है सब्सिडीज़ के उसमें। मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार यूरोपियन यूनियन से और उनके देशों से ये इस बारे में आग्रह करेगी, आवाज़ उठाएगी और उन्हें मजबूर करेगी कि वो अपने यहाँ के अनाज को, अपने यहाँ के इन प्रोडक्शंस को जो सब्सिडी देती है उसे घटाए। अन्यथा तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। वो बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी देते हैं, एग्रीकल्चर में भी, डेयरी फार्मिंग में भी। डेनमार्क जैसे देश में डेयरी फार्मिंग में बेहिसाब सब्सिडी है, इंग्लैंड में सब्सिडी है, घोड़ा पालन करने में सब्सिडी है। वहाँ के राज खानदान को मिलियंस ऑफ पाउंड्स हर साल घोड़ा पालने के लिए सब्सिडी मिलती है। डेनमार्क में गाय पालने के लिए दूध वाले लोगों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्सिडी मिलती है, अनाज के लिए सब्सिडी मिलती है। तो हाईली सब्सिडाइज्ड अनाज वो खुल जाएगा, जो आज केवल 6% खुला हुआ है वो कल 100% हो जाएगा। अब इस संकट में हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो कहाँ टिकेगा, हमारा डेयरी प्रोडक्शन कहाँ टिकेगा। दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार ने इस बारे में भी बात की है कि नहीं कि फाइटोसैनिटरी कंडीशंस, अर्थात आप खेती के बीज, खाद, कीटनाशक इत्यादि से संबंध जो प्रतिबंध हैं उनके बारे में क्या करेंगे। वो ये कह सकते हैं और कहते रहे अभी तक कि हम भारत का ये फल नहीं लेंगे क्योंकि ये फाइटोसैनिटरी कंडीशंस ठीक नहीं है, जहाँ ये पैदा हुआ वहाँ का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, वहाँ सैनिटरी कंडीशंस ठीक नहीं है, उसके आसपास बड़ी बदबू थी, किसी गांव के कूड़ा घर के पास पैदा हुआ है ये पेड़, इसलिए हम नहीं लेंगे। इसमें जो कीटनाशक डाला गया है उसका प्रमाण पत्र लाइए, कहाँ से डाला गया है, कितना डाला गया है। ये हमारे यहाँ के किसान के लिए या किसी भी गरीब देश के किसान के लिए संभव नहीं होता। तो सवाल ये है कि ये बुनियादी बात हमारे देश की कृषि और डेयरी फार्मिंग के लिए ज़बरदस्त खतरा है। हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस बारे में क्या एहतियात बरता है, क्या शर्तें दी हैं, क्या टर्म्स ऑफ़र किए हैं, क्योंकि एक बार ये अगर हो गया तो फिर वहाँ के बने हुए पोल्ट्री, अंडे आएंगे, चीनी भी आएगी, गेहूँ भी आएगा, और ये आप जो कन्फेक्शनरी कहते हैं, बढ़िया बिस्कुट और बहुत च्युइंगम्स और पता नहीं कितने प्रकार के जैम्स, ये सब आने शुरू हो जाएंगे। ऑयल सीड्स, प्लांटेशन प्रोडक्ट्स एंड फिशरीज, ये सब सामान इसमें आपको उन्मुक्त व्यापार के अंतर्गत फ्री ऑफ ड्यूटी लेना पड़ेगा। इसलिए वो भारतीय व्यापार से compete करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुविधा से आपको आउट ऑफ द मार्केट कर देंगे।
ये बात ध्यान देने की है कि फूड ये ह्यूमन राइट, जीवन रहने के अधिकार की वजह से फूड और मेडिसिन्स ये राइट टू लिव, फंडामेंटल राइट्स में आता है। स्वास्थ्य और इलाज, उसके लिए दवाई और जीवित रहने के लिए भोजन, ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सेप्टेड हैं। लेकिन अगर ये स्थिति हुई तो आपकी दवाइयों पर क्या हाल होगा, ये भी आपने देखा, एक ही दवाई में कितना फ़र्क था। तो ये हमारे सारे देश के लिए स्वास्थ्य और भोजन, इस दोनों के लिए भारी ख़तरा पैदा करेगा। इसलिए हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई ये सरकार किन शर्तों पर कर रही है, क्यों नहीं शर्तें खुलासा करती है। क्या ज़रूरी है कि हम यूरोपियन यूनियन के इस व्यापार को अपने यहाँ लाकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारें और अपने यहाँ के किसान को, अपने यहाँ के डेयरी फार्मर को और अपने यहाँ के गरीब बीमार को हम उनकी मोहताज बनाकर छोड़ दें? ये नीति ठीक नहीं है। फिर एक और क्षेत्र है जिसमें दिक्कत होगी और वो है प्रोक्योरमेंट। आज हमारी सरकार ने प्रोक्योरमेंट के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं। कुछ चीज़ें आप एसएमईज से प्रोक्योर करके लेते हैं, कुछ आप शेड्यूल कास्ट और ऐसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से बनी हुई, विमेंस ग्रुप से बनी हुई चीज़ों से लेते हैं। एक प्रोक्योरमेंट का आपने निश्चित मात्रा में रखा हुआ है और इससे वहाँ हमारे एसएमईज को और ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलता है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। मगर प्रोक्योरमेंट में अगर वो आ गए तो फिर कैसे आप उनसे कम्पीट करेंगे? क्वालिटी के सवाल वो उठाएंगे और फिर टेंडर्स अगर होंगे तो वो तो हर तरह से, क्योंकि उनके पास आर्थिक शक्ति है, आपको प्रोक्योरमेंट के एरिया से बाहर कर देंगे। और अगर आपने ये किया तो और कुछ हो या ना हो, रेलवे के स्टेशंस पर तो जितनी कैंटीन्स होंगी वो सब की सब तो इमीडिएटली बाहर चली जाएंगी, ठेके आएंगे, बिडिंग्स होंगी। ऐसी तमाम ऐसी धाराएं उसके अंदर अगर हैं तो ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। फिर प्रोक्योरमेंट में एसएमईज से बने हुए सामान का सवाल है, वो कहाँ जाएंगे, वो कैसे कम्पीट करेंगे? इन सब बातों पर सरकार ने कोई ध्यान दिया ही नहीं है और इसीलिए हम चाहते थे कि इस पर लंबी बहस होनी चाहिए, इसके हर स्टेक होल्डर्स से बात होनी चाहिए, उसको क्या कठिनाइयाँ आएंगी और उसका क्या समाधान होगा, इसके बारे में पहले फैसले होने चाहिए, मगर इन्होंने नहीं किया। फिर इसके बाद आप ये ट्रेड डेफिसिट जो हमारा यूरोपियन यूनियन से था वो 2001 में 3,309 मिलियन यूएस डॉलर था और ये अब बताया जा रहा है कि ये बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका सामान हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो नेचुरली ट्रेड डेफिसिट हमारा और अधिक बढ़ेगा। अगर थोड़ा बहुत मुनाफा होगा तो वो हमें गारमेंट्स में और लेदर में होगा। लेकिन अब कैलकुलेशंस ये बता रहे हैं कि यूएस गेन, जो ईयू का गेन होगा वो 7,947 मिलियन डॉलर्स का होगा, जो आज 3,309 मिलियन डॉलर, करीब करीब दुगने से ज़्यादा हो। हमारा नहीं होता है, दिक्कत ये। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो एक और ख़तरनाक बात है वो ये कि ये इन्वेस्टमेंट से भी लिंक हो, ट्रेड इज़ बीइंग लिंक टू इन्वेस्टमेंट। हमेशा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ये दोनों अगर लिंक कर दिए जाते हैं तो ट्रेड को प्रभावित करेगा इन्वेस्टमेंट, और इसलिए इन्वेस्टमेंट को ट्रेड के साथ जोड़ने में हमेशा जिसकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी ज़्यादा होती है उसको फ़ायदा होता है।